मैं उनके साथ जाके बैठा, मैं उनका इंटरव्यू से पहले उन्होंने जो है ना बड़ी मुश्किल के बात कैसे पहले सिर्फ तुम आओ, कैमरा टीम बाहर। मैं कहा सर आपके दौर में पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप जीता था ना। उन्होंने भी, मैं गिलास उठा रहा था, गिलास पे हाथ रख के नीचे मैं एकदम वापस गिलास नीचे, मैं उठे, मेरे बारे में पता नहीं है तो यहाँ आके बैठे क्यों हो? ओह अच्छा, इस चीज़ को इतना माइंड किया उन्होंने। सर इतना माइंड किया, आप यकीन माने। इंडिया क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया, वो सर वो आईसीसी के प्रेसिडेंट थे, और उनकी कंधे पे ऐसे करके जोर से हाथ मार के और बात करते रहते कहा जग्गो। अच्छा, ऐसी हमने वो देखी। आज उनका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वहाँ बैठा होता है, आप दूर बैठ के बात करते हैं, एक डिस्टेंस होता है। बाबर एज ए बैटर बड़े, जितने शॉट्स उनके पास हैं, लेकिन फखर इज अ मैच विनर। पाकिस्तान के पास मैच विनर कम पड़ रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमेशा की तरह हम आज आपके साथ हैं एक नए मेहमान के साथ, और ये नए मेहमान जो हैं ही इज़ अ वेरी प्रोमिनेंट पर्सनैलिटी। मतलब मैं उनका तारुफ क्या कराऊँ, वो उनका तारुफ वो ख़ुद अपना कराएंगे। और आज आपको हम मिला रहे हैं अपने इस पॉडकास्ट में नसीम राजपूत साहब को, और वो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, बहुत पुराने हैं, और 30 साल की जो मुझे अंदाज़ा है से ऊपर उनका ये करियर रहा। तो नसीम भाई स्टार्ट करें बताने में। पहले तो थोड़ा बहुत हमें ये बता दें कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, एजुकेशन, फिर प्रोफेशनल लाइफ, क्या बनना चाहते थे, क्या बन गए, और जो बन गए उसमें खुश हैं आप? सईद भाई, पहले तो मेरे लिए बहुत ही ऑनर है कि मैं आपके साथ बैठा हूँ। मुझे अल्लाह का मेरे पे बहुत करम है, और मैं आपके नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। बहुत ज़िंदगी थोड़ी सी हमारी मुख्तलिफ इस लिहाज से रही कि बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते हैं, ठीक है। तो मेरा बचपन ज़्यादातर गुजरा तो मेरे माँ बाप कराची में थे और मैं हैदराबाद में था। जब मैंने होश संभाला तो मेरे दादा दादी मेरे वालिद थे। अच्छा। मेरे चचा चची, ताया ताई, हम सब एक कंबाइन घर में रहते थे। वो दादा ने मुझे रोक लिया था। अच्छा। तो पब्लिक स्कूल हैदराबाद से हमारी तालीम अच्छा, हुई। गुड। हाँ। तो वो एक ज़िंदगी के कुछ ऐसे लम्हात हैं, जैसे मैं भी अपनी अम्मी के साथ होता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो एक बहुत इन्जॉय करता हूँ। बहुत उन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि प्यार नहीं दिया, लेकिन एक थोड़ी सी डिफरेंट लाइफ होती है आपकी, एक मुख्तलिफ लाइफ होती है। कि मेरे 2 भाई हैं, उस वक्त बहन भी काफ़ी बाद में हुई थी, तो वो कराची में अम्मी अब्बू के साथ रहते थे, वो आते थे जाते थे। एक फीलिंग ज़रूर थी, लेकिन मुझे बड़ा एडवांटेज था वहाँ पे। एडवांटेज क्या था कि खुली डुली लाइफ थी। मकसद है कि ज़रा सर आपके सामने कुछ इस तरीके का लफ्ज़ को साफा ना हो जाता है कभी कभी, तो वो बड़ी एक हमारी खुली सी लाइफ थी। हमारे घर के करीब बिल्कुल दरिया था, तो सुबह में उठने के बाद हम पब्लिक स्कूल से मैं पढ़ा हैदराबाद से, वहीं से मैं इंटर करके निकला। तो हमारे घर से स्कूल जो है वो एक गांव से रास्ता जाता था, एक देहात से निकल के। मीर नसीर तालपुर हुआ करते थे, एक नीली अदाकारा भी हुआ करती थी, उनकी साहबजादी थी, फिर मीर फतेह तालपुर। तो वहाँ से हम गोड से निकल के जाते थे, वो उनकी हवेली थी। बचपन का एक माहौल, मेरा देहात, खेत वगैरह होते थे हमारे इलाके में, दरिया साथ में था। बड़ी वंडरफुल स्टार्ट माशाल्लाह। हाँ, तो स्कूल भी अच्छा मिला और एटमॉस्फेयर बड़ा डिफरेंट मिला। तो हमारे हैदराबाद इज़ फुल ऑफ कल्चर, लोगों की वैल्यूज़, लिविंग, हवाएं देखें वहाँ की, दो कि मैं मोहब्बत है सर। हाँ, मैं जब कभी जाता रहा, ऑनेस्टली बताता हूँ आपको कि मैं जब कभी जाता हूँ, आई रियली एंजॉय माई स्टे इन हैदराबाद। और मैं एक अच्छा अरसा रहा मैं टंडो जाम में भी, और टंडो जाम से तो मुझे प्यार है कि मेरी यादें वहाँ जो सर्विस के उस दौर में मैं रहा, मैं आज भी नहीं भूला, और आज भी जाता हूँ वहाँ जी। तो आपकी बिल्कुल इसी तरह से है। एंड देन आगे फिर क्या होता है आप? हाँ सर, तो फिर वहाँ से बचपन हुआ, फिर मैं इंटर करके फिर मैं कराची अम्मी अब्बू के पास आ गया। अच्छा। और फिर मैंने यहाँ मास कम्युनिकेशंस कराची यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया। और मास्टर्स जिस वक्त मैं कर रहा था उस वक्त मैंने जॉब ज्वाइन कर ली थी। अच्छा, वो कहाँ पे? जसारत अखबार में। अच्छा। तो मैं सेकेंड ईयर के अंदर, वो बड़े भी ज़बरदस्त एक इंसिडेंट था सर, वो भी ऐसा कि मैं सिर्फ मुख्तसर सा आपको इसलिए बताऊँगा कि हमारे बच्चों को अपने माँ बाप की कदर होनी चाहिए। मेरे वालिद मोहतरम मेरे आइडियल, तो वो उनके
बहुत ही क्लास इंसान, पढ़े लिखे आदमी थे बहुत, उस ज़माने में PCS किया था, बड़े ओहदे से वो रिटायर हुए। अच्छा, वो मुझ पे बड़े हंसा करते थे बहुत सारी चीज़ों के अंदर, बहुत इन्जॉय किया करते थे। ओ भाई जियो के बड़े एंकर आ गए, ओ भाई ये उर्दू का लफ्ज़ ये नहीं होता है, ये होता है, अच्छा, इसकी अदायगी ये होती है, पता नहीं मैं तो तुम्हें ऑफिस का जीना नहीं चढ़ने देता। बहुत ही ज़बरदस्त आदमी, मिजाज उनका बहुत ऊपर का। फिर अम्मी हमारी माशाल्लाह, तो अब्बू के साथ एक टाइम हमारा जो है ना वो बड़ा एक डिफरेंट किस्म का गुजरा, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद फरमाए। वो वाकई में आइडियल थे। उन्होंने मुझे, तो मैं एक हादसाती तौर पे गया था, मेरा इरादा नहीं था सहाफ़त में जाने का, घर में काम था, वो बाकी लोग किया करते थे, मेरे भी जहन में था चले काम कर लेंगे। लेकिन वो एक दिन अब्बू ने जो ना वो ज़िंदगी में पहली मरतबा, मैं जब हैदराबाद से नया नया आया था तो हैदराबाद में वो हमारे ताया MKM के थे, तो उस ज़माने में वो सिंधी महाजिर बहुत बड़ा क्लैश हुआ था, बहुत ज़्यादा हुआ था। तो उस ज़माने में अच्छा हमारी, मैंने बताया ना, बिल्कुल वाइल्ड किस्म की लाइफ थी वहाँ पे। घर से निकलते थे, तालाब था, वहाँ स्विमिंग करने चले गए, दरिया में चले गए, हॉकी हो रही है तो हॉकी का ग्राउंड अवेलेबल था, क्रिकेट हो रही है, कर्फ्यू लग रहा है उसमें क्रिकेट हो रही है। एक बिल्कुल डिफरेंट किस्म की जो है वो, मेरे अपने भाई, दोनों भाइयों से बिल्कुल मुख्तलिफ, वो बहुत ही डिसिप्लिन किस्म के। तो एक झगड़ा हो गया उसके अंदर ना, अब्बू ने मुझे ज़रा एक दो लगाए, तो मैंने कहा बस मैं अब काम करूँगा, तो मैं काम करने चला गया। वो देखें वो डांट ऐसी थी कि मुझे एक फील आई कि मुझे लाइफ चेंजिंग थी आपके लिए। लाइफ जाने कि पढ़ने में कोई चीज़ की कमी नहीं की, मैं अपनी गाड़ी में अपने दफ्तर जाता था। अब्बू ने मुझे ज़िंदगी में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं की, जो हमारे एडिटर के पास कार हुआ करती, वही सब कुछ आपको। हाँ बाकी मुझे भी, लेकिन मैंने कहा मैं काम करूँगा। तो मैं चला गया। ये हादसा था कि जो मैं सहाफ़त में चला गया, वरना पढ़ रहा था, जहन में नहीं था। मैंने कहा ठीक है सहाफ़त को लिख लिया करेंगे, कोई उस वक्त तो ये टेलीविज़न का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था कि ऐसा कोई इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ जाएगा, एक बूम आ जाएगा। तो जसारत अखबार से कैरियर का आगाज़ किया, 3 साल मैंने वहाँ पे काम किया, फिर डिफरेंट एजेंसी से काम किया। दिन अखबार की लॉन्चिंग हुई थी, वो हमने की, आखिर में ख़बरें अखबार में मैंने काम किया। दैन फिर जियो आया, यहाँ पे अप्लाई किया, अल्लाह ने वहाँ से एक चेंज आया सईद भाई, असल में अगर देखा जाए तो ज़िंदगी में। वरना उससे पहले तो मैं सोच रहा था कब अभी छोड़ी सहाफ़त, मैंने अभी छोड़ी। फिर आप सीरियस हो गए कि नहीं अब ठीक है, ये प्लेटफॉर्म ठीक है, इसको चलाते हैं। और 2 चीज़ों ने मुझे रोका। एक मुझे रोका स्पोर्ट्स ने, क्योंकि मुझे खेलने का भी शौक बहुत था, तो वो मैं बचपन में शायद उस तरह पूरा नहीं कर सका। मैं इसलिए कहता हूँ कि अगर मैंने आपको एक बात कही थी कि ये मुझे कमी थी, अगर मैं यहाँ होता शायद तो मैं शायद अच्छी क्रिकेट थोड़ी बहुत तो खेल ही जाता। तो वहाँ पे वो एक ध्यान बिल्कुल डिफरेंट किस्म के हो गए थे। तो खैर वो वक्त हम आ गए जनाब अली जियो के अंदर। जियो ने हमारे करियर के अंदर एक डिफरेंस क्रिएट किया, और उसमें भी मैं बहुत खुशकिस्मत अपने आप को तसव्वुर करता हूँ। मैं आज अगर जियो, ARY या बड़े चैनल्स की बात करता हूँ, शायद अब चैनल्स वो जो 2002 में जिस वक्त जियो लॉन्च हुआ था उसके मुकाबले में और आज के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ चुका है। अच्छा, सही। उस वक्त जब आपकी हायरिंग हो रही थी तो आपकी पे अच्छी हुआ करती थी, एंकर्स को बड़े अच्छे पैसे मिला करते थे। इंटरनेशनल टूर्स में तकरीबन कोई 20-21 मुल्कों में जाके काम किया इंटरनेशनली, तो वो जियो था जिसकी वजह से मैं गया था। मैं तो नहीं जा सकता था, वरना इतना ट्रैवल कर सकता था। और फिर उस ज़माने में जो बूम था जियो का, और आप जब यूरोप में बैठे हुए, कभी जर्मनी में बैठे, कभी स्पेन में बैठे हुए, कभी साउथ अफ्रीका बैठे, तो इस तरह की ट्रैवलिंग आप चीज़ें डिटोरिएट आप समझते हैं कि हुई हैं ओवर द पीरियड मीडिया हाउसेस। बहुत सर, बहुत बड़ा फ़र्क है। अगर मैं उस वक्त की आपको बात करूं, हमारी ट्रेनिंग CNN ने आके की थी। अच्छा, अवारी टावर में हमारी ट्रेनिंग हुई थी। 3 महीने की हमारी ट्रेनिंग लॉन्चिंग से पहले। उसके बाद फिर हमें माहौल प्रॉपर क्रिएट करके दिया गया था। हमारा ऑफिस से घर जाने का दिल नहीं चाहता था, ऐसा माहौल था अंदर जो क्रिएट करके दिया गया था। और उसके बाद लॉन्चिंग हुई अब माशाल्लाह, और मैं आज भी कहता हूँ कि मेरी पहचान जियो है, जन ग्रुप है। अगर जो सच्चाई है तो पहचान तो इन्हीं की वजह से हमारी बनी। अच्छा, ये डाउनफॉल पे अगर हम बात करें क्रिकेट हो या हॉकी हो, तो आप तो माशाल्लाह एक बड़े अरसे से इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को बड़े क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, बड़े बड़े लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, इंटरव्यूज़ लेते हैं, अपना एक ओपिनियन डेवलप करते हैं। तो जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले हमारे समीउल्लाह भाई हैं हॉकी के, जी, ग्रेट
फ्लाइंग हॉर्स हाँ। इंसान भी ऐसे हैं सर मैं माशाल्लाह। आपको उनका भी अभी जो पॉडकास्ट हुआ था आपसे ज़रूर शेयर करूंगा अभी। तो मैंने उनसे भी ये बात पूछी तो उन्होंने भी बड़ी वजूहत अपने हॉकी के हवाले से दी। मैं चाहता हूँ आप ज़रा इस पे एक अपना ओपिनियन दें कि ये क्रिकेट और हॉकी या फिर इतने सारे और स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे क्यों नहीं खेले जाते, क्यों गवर्नमेंट उनको इतना प्रमोट नहीं कर रही है, या ऐसी क्या चीज़ है जिसमें वी आर लैकिंग बिहाइंड? सर हमारे मुल्क में अगर मैं जैसे 71 में पैदा हुआ तो मैंने तो जब सुना कि वो जहाज़ जा रहे थे, हम अब तुम्हें यूँ दबा के पड़े हुए थे, तो 71 की जंग में कोई जहाज़ वाज घुमा करते होंगे, छत पे जाता था, तो उसे मैंने तो वहाँ से देखा। शायद आपने थोड़ा और पहले से देखा हो, हाँ, मैं 2-4 साल 65 बार बस भी आपने देखी देखी मैंने, होगी हाँ, ना सर। 65। तो हम जनरेशन के वो लोग हैं कि जिन्होंने पाकिस्तान का अच्छा वक्त भी देखा। मैं तो खैर ज़रे जब बड़ा हुआ हूँगा, लेकिन मैंने फिर भी इतना बुरा वक्त नहीं देखा था सर। हम ना हमारे ममालिक ऊपर जाते हैं, हमने आहिस्ता आहिस्ता नीचे की जानिब सफ़र किया है हर इदारे में सर। आप उठा के देखें, ग्रेट पीपल फ्लाई विद PIA सर। वहाँ पे अमेरिका के सदर आपकी सड़कों पे घूम रहे होते थे सर। ये भी वक्त था सर 65-68 में, कोई हम सुनते हम पैदा तो नहीं हुए थे। तो हमने सफ़र ना नीचे की तरफ किया है और अब हर चीज़ को नीचे लेकर गए। आप चाहे कोई भी चीज़ उठा के देख लें, इखलाकियात उठा के देख लें, मैं बहुत माजरत के साथ नहीं सही कह रहे हैं, आई एग्री विद यू। तो वो स्कॉच तबाह किया सर। वही मैं कह रहा हूँ, जहांगीर जानशेर, जबकि चलो गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं, लेकिन वो खुद ब्रांड एम्बेसडर्स थे, बड़ी ब्रांड्स के साथ काम करते थे। मैंने ये देखा कि वो भी ऐसा जितना कोई कंट्रीब्यूट नहीं कर पाए बाद में, जो लोगों की उनसे एक्सपेक्टेशंस थी। क्या कहेंगे उस पर? सर कोशिश की उन्होंने, देखिए आज भी वो इवेंट करा रहे हैं। 1 महीना पहले इवेंट कराया है, 2 दिन के बाद भी इवेंट करा रहे हैं, साथ खड़े हुए होते, समझा रहे होते। असल में हमने वो माहौल क्रिएट नहीं किया जो पहले माहौल हुआ करता था। पहले सर पैसा नहीं था, पैसा नहीं था। आपको बताऊं, फिर प्राइड के लिए ही खेला करता था आदमी। आज प्राइड के लिए नहीं खेल रहा, आज पैसे के लिए खेल रहा है। ये बहुत बड़ा फ़र्क आ गया एकदम। उस वक्त आप एक हनीफ मोहम्मद साहब के लिए ना वो पाकिस्तान का कोट पहनना बहुत बड़ी बात होती थी सर। मैं आपको बताऊं, उनकी वफ़ात से चंद दिन पहले तक मेरे तो बहुत बड़े और बहुत मोहब्बत थी उनसे, तो मैं उनके पास जाया करता था। शाम को अगर अपने घर में भी बैठा करते थे ना, तो टाई और कोट लगा के लॉन में बैठते थे, अकेले भी बैठे हो। अच्छा, ये फीलिंग हमारी है, ये हमारे लोग हुआ करते थे, हमारा कल्चर हुआ करता था। क्या ग्रोमिंग थी उस ज़माने में, क्या प्राइड थी। प्राइड थी सर, फील किया करते थे अपने अंदर। और मैंने सर उनके हाथ पे बैठ के परिंदों को खाना खाते हुए देखे। अच्छा, हाँ, वो ऐसे करके हाथ पे रख के बैठते थे, तो परिंदा आके बैठ के खाना खाता था। ओह अच्छा। अभी लॉन में गुलशन इकबाल के घर में बैठे, तो बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ें देखी। तो मुझे अभी क्रिकेट का भी लग रहा है, हॉकी हमने तबाह कर दी सर। सिर्फ इसी तरीके से हमने तबाह की, जब टाइम था हमने तवज्जो नहीं दी, हमारी तवज्जो दूसरी चीज़ों में लग गई। कब तबाह हुई हॉकी? जब आप लॉस एंजलिस में जीते, उस वक्त पैसा इतना नहीं हुआ करता था। उस वक्त इदारों में नौकरियां मिल गई थी लोगों को। नरशद नदीम अभी ओलंपिक्स में गोल्ड जीत के आए। सो हमने क्या किया, हमने उनको 10 करोड़ रुपया देते, बहुत होता है सर 10 करोड़ रुपया एक गरीब आदमी के लिए। अब उनको एक घर देते, एक जॉब देते। आप जब किसी को 4-6 अरब रुपया दे दोगे सर, वो क्या फाइट करेगा फिर दोबारा जाके? आपने तो उसकी ज़िंदगी की मोटिवेशन ही खत्म कर दी। नसीम भाई, एक माइंडसेट हमारा है, हम बहुत जल्दी किसी को सर पे बिठा देते हैं और फिर कुछ हो जाए तो नीचे गिराने में भी देर नहीं करते। वो जो है ना, मोडेस्टी नहीं है इस कौम में हमारे पास कि कोई हार के आए तो उसको सपोर्ट करो, यार ठीक है हो जाता है, या कोई जीतता है तो उसको आप इतना ऊपर ले जाते हैं और उसके बाद फिर भूल जाते हैं। तो ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है कि ऐसी सपोर्ट करते कि जिससे ये स्पोर्ट और प्रमोट होता, चलता, आने वाले बच्चे खेलते, लोगों को मोटिवेट करते, इंस्पायर करते। तो सर सिस्टम में मैं माजरत चाह रहा हूँ आपकी, छोटी सी एक चीज़ ज़रूर कहूँगा सर। सिस्टम में लोग नहीं रहे सर। मैंने नूर खान साहब के साथ जिस वक्त वो काम कर रहे थे, मैं सिर्फ उनके बारे में सुना है।
उनके बारे में पढ़ा है, अब्दुल हफीज़ कारदार साहब को, या उस ज़माने के जो ब्यूरोक्रेट हुआ करते थे, जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हुआ करते थे, वो बड़े, आरिफ अली खान अब्बासी को सर मैंने ये जो इंडिया क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट जगमोहन डालमिया, वो सर वो आईसीसी के प्रेसिडेंट थे, और उनकी कंधे पे ऐसे करके जोर से हाथ मार के और बात करते रहते कहा जगो। अच्छा, ऐसी हमने वो देखी है। आज उनका क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन वहाँ बैठा होता है, आप दूर बैठ के बात करते हैं, एक डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस है। मैंने किसी ज़माने में काम किया वसीम बारी साहब के साथ, आई वॉज वेरी यंग, और वो बड़े एक्टिव उस वक्त भी प्लेयर थे, वो पीआईए में थे और मैं भी कुछ अर्सा रहा पीआईए में, तो मैं डायरेक्टली उनके साथ ही अटैच हुआ। और फिर एक आध मरतबा बीच में कहीं मुलाकात हुई है। वेरी आउटस्टैंडिंग पर्सन। मतलब शुरू में जब मैं था तो मैं बड़ा डरता था उनसे, डरता है इन द सेंस है कि वो बड़ा लाउड बोलते थे। फिर मैंने बाद में सोचा कि नहीं, वो पिच के पीछे खड़े होते हैं, विकेट्स के पीछे, और सबसे पहले वो चीज़ वही मारते हैं, तो वही उनको आदत थी। फिर हम यूज्ड टू हो गए सब जो उनके साथ अटैच थे। तो ये उस ज़माने के लोग जो हैं, आप देखें कि दे हैव देयर ओन पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। सर क्या बनाया था उन्होंने, हॉकी खड़ी कर दी, स्क्वाश खड़ी कर दी। उस वक्त कौन सा था आपका कोई बहुत बड़ा, लेकिन उसको उन्होंने टैलेंट देख लिया था, ऑर्गेनाइज किया अच्छे अंदाज से। मैं बता रहा हूँ, नूर खान से मैं वैसे तो नहीं मिला, मैं जियो में एक मरतबा उनके घर इंटरव्यू करने गया। अब वो मरगला की पहाड़ियों में उनका घर था, और उसके घर के सामने बिल्कुल एक पहाड़ था। तो जब मैं सर 5 मिनट लेट हुआ, ये टाई वाई लगा के, और वो बिल्कुल तैयार माशाल्लाह मरूम, क्या पर्सनैलिटी सर, ऐसे खड़े हुए थे दबंग। हालांकि उस वक्त उनकी उम्र थी 82-83। अच्छा, तो ऐसे यूँ करके 80 कुछ समथिंग थी, यूँ दबंग तरीके से खड़े हुए। अच्छा, मैं वहाँ से इशारा कर रहा, वो घर में वो लॉन इतना बड़ा, और सामने खड़े हुए 5 मिनट सर, 4 मिनट लेट हुआ था मुश्किल से। तो उन्होंने, मैं ऐसे करके हाथ हिला रहा हूँ सर, वो देख ही नहीं रहे मेरी तरफ। अच्छा, मैं फ़ोन कर रहा हूँ तो फ़ोन ऐसे करके देखें, मैं सामने खड़ा हूँ, और फ़ोन लेके ऐसे जेब में रख लें, काट के जेब में रख लें। मैं आवाज़ें लगा रहा हूँ, उनको आवाज़ भी जा रही है, सर सर सर, नो वे, कोई लिफ्ट ही नहीं। अच्छा, अंदर जा नहीं सकता हूँ, वहाँ कुत्ता घूम रहे हैं वो। मैंने कहा भाई अभी क्या करूँगा मैं, सुबह का टाइम, मैं सर 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 कर रहा। खैर उन्होंने, मैं सर सॉरी, मैं आपसे खफा हो गए बहुत ज़्यादा उनको सर। उन्होंने, उनकी पर्सनालिटी का अंदाज ऐसा था कि मुझे अंदर जाने के लिए 15 मिनट तक तो उनको बनाना पड़ा था। हाँ, कि मैं जाके 4 मिनट लेट कैसे हुआ। लेट कैसे हुआ। और सर वो मैं उनके साथ जाके बैठा, मैं उनका इंटरव्यू, मैंने इंटरव्यू से पहले उन्होंने जो है ना बड़ी मुश्किल के बाद के, पहले सिर्फ तुम आओ, कैमरा टीम बाहर, वो भी कितने 15 मिनट बनाने के बाद बाहर से खड़ा होकर मैं आवाज़ें लगा रहा हूँ, वो बात उनका बंदा जवाब दे रहा, खुद जवाब भी नहीं दे रहे। आज मैं अंदर गया, जाके बैठा, उन्होंने नौकर को कहा कि कोक लाओ, तो वो 2 गिलास ठंडे जो फौजियों का स्टाइल होता है वो कोक उसने ला के रखी। तो मैं इतनी देर में तो आके बैठा, सांस ही ले रहा था, तो ऐसे बैठा हुआ था। तो उन्होंने मैंने गिलास उठा रहा था, तो मैंने एकदम से सवाल किया, मैंने कहा थोड़ा सा भाई इनको ठंडा कर, मूड चेंज करूँ इनका मूड चेंज करने के लिए सवाल किया। मैंने कहा सर आपके दौर में पाकिस्तान 2 वर्ल्ड कप जीता था ना। उन्होंने भी, मैं गिलास उठा रहा था, गिलास पे हाथ रख के नीचे, मैं एकदम वापस गिलास नीचे। मैंने कहा क्या, तो कहने के उठे, तो मैंने कहा क्या हो गया ये, मैं तो एक आदमी की खुद पूछ रहा हूँ, कह रहे मेरे बारे में पता नहीं है तो यहाँ आके बैठे क्यों हो। ओह अच्छा, इस चीज़ को इतना माइंड किया उन्होंने। सर इतना माइंड किया, आप यकीन माने। फिर उसके बाद सोचें कितनी देर लगी होगी मुझे उन्हें बनाने में। पूरा दिन लग गया होगा आपको। लग गया था सर। अच्छा सर, हम बातें करते हैं कुछ और चीज़ों पे भी। एक थोड़ा सा वो चलाते हैं हम अपना रैपिड। जी सर। बाबर या फ़खर? क्या चाह रहे हैं, मेरे खिलाड़ियों से ताल्लुकात खत्म हो जाए। नहीं, दोस्त तो सारे आपके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 19-20 का फ़र्क तो होता होगा ना। लेकिन मैं अगर दोनों बहुत क्लास, लेकिन मैच विनर फ़खर। फ़खर, मैच विनर। चलो जी, फ़खर या साइम? फ़खर। फ़खर हो गया। फ़खर या हारिस? फ़खर। फ़खर। उस्मान खान या फ़खर? हाँ, फ़खर सर। फ़खर।
और अगर आप मुझसे पूछते ना कि बाबर या उस्मान, बाबर या सईम, तो मैं बाबर का ही नाम लेता फिर, अगर फ़खर नहीं होते। मैंने फ़खर को इसलिए सर कहा, बाबर एज ए बैटर बड़े जितने शॉट्स उनके पास हैं, लेकिन फ़खर इज़ अ मैच विनर। पाकिस्तान के पास मैच विनर कम पड़ रहे हैं। अच्छा, बॉलर्स की अगर हम बात कर लें, शाहीन वर्सेस हारिस। शाहीन और शाहीन वर्सेस नसीम। शाहीन वर्सेस हुसैन। शाहीन एंड शाहीन वर्सेस आकिफ। शाहीन। चलें जी, ये क्लैरिटी आ गई, आप अपनी चीज़ों में बहुत क्लियर हैं। दोस्त तो सब आपके हैं, लेकिन डेफिनेटली आप अपने एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं उनको, तो ये तो हमें क्लियर हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि हमारा ये जो प्रोग्राम है वो होता है बेसिकली यूथ बेस्ड थीम है हमारा, और हम बातें करते हैं ऐसी बातें जिससे यूथ को इंस्पायर करें, मोटिवेट करें, उनके लिए कोई ऐसी बात यूथ को हाईलाइट करने की कोशिश करते हैं। ये पॉडकास्ट जो मैंने शुरू की, इट्स बिन ऑलमोस्ट 3 months नाउ, और ये स्टार्ट हुई मैं अपने उन बच्चों को जिनको मैं पढ़ाता हूँ, तो मैंने उनकी बड़ी अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनी, बड़ी इंस्पायरिंग कहानियाँ थी। तो वहाँ बैठ के ये ख्याल है कि इन बच्चों को क्यों ना फीचर किया जाए किसी ऐसी जगह, किसी ऐसे प्लेटफॉर्म से जहाँ लोग देखें उनको, बिल्कुल, और फिर उनकी कहानियाँ सुन के लोग मोटिवेट हों, लोग यानी कि यंग हमारी बिल्कुल मोटिवेट हो, वो चीज़ किसी एरिया में भी हो। तो वो सारी कहानियाँ जो मैंने दिखाई शुरू के एपिसोड्स में, वो बड़ी इंस्पायरिंग थी। उनकी बड़ी सक्सेसफुल स्टोरीज थी, सब ने पाकिस्तान के लिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया उन लोगों ने। और फिर बाद में मेरे पॉडकास्ट में वो गेस्ट आए कि जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन यूथ की डेवलपमेंट में कोई किरदार अदा करते हैं, पॉलिसी मेकिंग हो, ट्रेनिंग्स हो, जर्नीज़ हो, व्हाटएवर। तो मैं थोड़ा सा ये भी चाहता हूँ कि वो बच्चे जो स्पोर्ट्स को एज अपना करियर बनाना चाहते हैं, आपको क्या लगता है उनको क्या करना चाहिए? किस तरह की सोच, किस तरह का एफर्ट, किस तरह की मेहनत दरकार है इसमें आने के लिए, और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं पॉसिबली, जो वो अगर अपने जहन में रखें तो हो सकता है कि वो एक ट्रू पिक्चर के साथ इसको अटेम्प्ट करें। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं प्लेयर की। ठीक है। देखिए, मैं एक मशवरा दूंगा कि हमारे यहाँ अकेडमीज़ बहुत सारी मौजूद हैं और ये अच्छी बात है। आप अपने बच्चे को नज़र ज़रूर रखें। ठीक है। मोस्टली हमारे बच्चे ने क्रिकेट खेलनी होती है। हॉकी में अगर जो बच्चे आ रहे हैं वो गोजरा से आ रहे हैं, ज़्यादातर शहर में हॉकी बहुत कम हो गई है, शहर से टैलेंट नहीं निकल पाता क्योंकि उस बच्चे की मसरूफियत, या तो क्रिकेट खेलने वाला बच्चा कुछ ज़्यादा टाइम दे लेता है, वो भी ज़्यादातर पंजाब में और KPK में ज़्यादा है, टैलेंट वहीं से ही आ रहा होता है मोस्टली। अगर हम देखें, अगर आप स्पोर्ट्समैन बनना चाहते हैं तो अपने आप को जज कर लें ज़्यादा से ज़्यादा इंटर तक। ठीक है। अपनी तालीम नहीं छोड़नी, मैंने जो इम्पोर्टेंट चीज़ यही बात समीला भाई ने भी कही थी हमसे। आप इंटर जो मैंने लफ्ज़ कहा तो वो ज़रूरी है आपके साथ चल रहा नहीं, होना बिल्कुल चाहिए। बिल्कुल। और इंटर तक जज कर लें, आया मैं उतनी बड़ी प्रोडक्ट बन सकता हूँ। देखिए, हमारे यहाँ पे बहुत सारे खेल का तो कोई स्कोप नहीं है। आज भी अगर कोई फुटबॉल खेल रहा है तो मोस्टली शायद प्राइड के लिए खेल रहा है, लेकिन अगर आप उन गेम्स की जानिब आपका रुझान है, उस जगह पे जाना चाहते हैं, तो आपको एफर्ट बहुत करने, आपको इस शोबे में, खिलाड़ी बनने के शोबे में आपके लिए बहुत चैलेंजेस हैं। ठीक है। बहुत चैलेंजेस हैं, इतना आसान काम नहीं है, आपको बहुत सारी जगह से गुजरना पड़ता है। और वो कहते हैं ना, पानी अपना रास्ता खुद बनाता है। अगर मोहम्मद यूसुफ, चाहे वो कहाँ रहे थे, कहाँ पैदा हुए थे, क्या उनका लाइफ स्टाइल था, ऐसे सिर्फ एक यूसुफ भाई नहीं, बहुत सारे क्रिकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ। और फिर उसके बाद वो उनकी लाइमलाइट ही चेंज हो गई। मकसद है कि चाल ढाल बदल जाती है, लाइफ चेंज होती है, लेकिन बड़ी लिमिटेड ऑप्शन है। 16 खिलाड़ियों ने राज करना होता है, तो 16 में इतनी बड़ी पॉपुलेशन से 16 को निकालना कितना स्कैन आउट होता होगा, कहाँ से गुजरना पड़ता होगा। अच्छा, इससे पहले से जो जैसे हम बात कर रहे थे कि डिपार्टमेंट्स प्रॉपर तौर पे चल रहे थे, पैसे दे रहे थे, तो नौकरियां हुआ करती थी। जो नौकरियों का रुझान है ना, वो ज़रूर आना चाहिए, ताकि आपकी प्रोडक्ट को एक ये एहसास हो जाए, मैं जाके ग्राउंड में 5-5, 6-6 घंटे देता हूँ,
एटलीस्ट मेरे लिए एक जॉब तो होनी चाहिए। सस्टेनेंस तो हो ना, हाँ। कहाँ से करे वो अपने, कहाँ से करें सर? सपोर्ट कहाँ से करे, कुछ ना जब कुछ तक उस तो जगह पहुँचे जहाँ पे, ये आपने सही कहा बिल्कुल कि और जर्नलिज्म में आने के लिए सर जर्नलिज्म में आने के लिए आजकल मोस्टली प्रिंट मीडिया की जानिब लोग जाना पसंद नहीं करते। इलेक्ट्रॉनिक ख़त्म ही, मैं मीडिया अगर कहूँ कहना नहीं चाहिए, लेकिन मुझे लगता है कि प्रिंट मीडिया भी तकरीबन ऑब्सलीट हो रहा है। सर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हो जाएगा, हो जाएगा, हो बिल्कुल जाएगा। मैं उसकी agree वजह कर ये है कि मैं अभी 2-4 दिन भी पहले बात हुई थी कि देखिए अब लोग जो है ना बड़ी स्क्रीन्स पे देखना पसंद नहीं करते, वो चलते फिरते चीज़ों को देखना चाहते हैं, चलते फिरने के लिए मोबाइल हाथ में है। अब आप ये देखें बड़े बड़े चैनल्स जो ऑन एयर करते हैं बड़ी स्क्रीन के लिए, वो छोटी स्क्रीन पे देखना चाहते हैं और उनके सारी चीज़ें छोटी स्क्रीन पे आपने देखे यूट्यूब पे डाल दी हैं, ड्रामाज आ रहे हैं तो वो यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, प्रोग्राम्स हैं, टॉक शोज़ हैं, सब यूट्यूब पे, रील्स हैं या डिटेल वो है। तो मेरे ख्याल से किसी हद तक उनको भी ये मीडिया हाउसेस को भी पता चल गया है कि यार अब ट्रेंड चेंज हो रहा है, हो चुका है इनफैक्ट। सर सबने अपना सोशल मीडिया आप देखें डिपार्टमेंट स्ट्रॉन्ग सब किया एक्टिव है, सब एक्टिव हैं, टीवी तो चल ही रहा है, देखने वाले देखते भी होंगे, लेकिन मेजॉरिटी अब मैं जो समझता हूँ कि ज़्यादा ट्रैफिक जो उनके पास आ रहा है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ रहा है। वो इंस्टाग्राम पे देखते हैं, फेसबुक पे देखते हैं, वो यूट्यूब पे देखते हैं और ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, आप देखिएगा ये एक वक्त आएगा कि टीवी भी ऑब्सलीट होगा। सर देखें अभी मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूँ ना कि आपको पास मैच देखने का टाइम नहीं है, मैच देखते आपके पास कोई आपका पसंदीदा प्रोग्राम देखने का कोई कंफर्म टाइम नहीं है कि आप वो टाइम निकाल लेंगे। हाँ लेकिन अब आपके पास एक चीज़ ऐसी है कि हाथ में है, ये 24 मेरे घंटे पास है 24 घंटे है, जहाँ है वहाँ है आपके सर पास। टेलीविज़न का तो ये आलम है कि हमारी अम्मा और बेगम अगर उन्हें कोई ड्रामा देखना होता है तो ज़रूरी नहीं है कि वो टेलीविज़न पर देखेंगे, अगर वो है तो देख लिया उस वक्त, वरना वो अपने कामों में लगे और हम रहते भी हैं। नहीं, आज देखिए आप और हम इस उसमें भी अगर कोई देखना हो तो ये लंबे लंबे ड्रामे भी अब नहीं देखे देख नहीं सकते। जाते। अच्छा सब खुश हो जाते हैं, छोटे मोटे रील्स 10-15 मिनट का देख लिया, अच्छा ये कहानी यही होगी, सब यही एंड ऐसी होती है, हम यही- कहते हैं। यही है तो सर। ये एक तो बड़ा अलार्मिंग है और मैं साथ साथ ये भी कहूँ कि बड़ा इनकरेजिंग भी है शायद कि इससे डेफिनेटली वाइडर एक आपको ऑडियंस मिलता है। बिल्कुल सर, और इसीलिए जो जर्नलिज्म में आना चाहते हैं, जो आप बात कर रहे थे, मेरा ख्याल है कि उन बच्चों को अब एक ऐसे प्लेटफॉर्म्स मैसर हैं कि जहाँ पे वो ख़ुद को पोर्ट्रे कर सकते हैं। और उसके लिए आप सबसे पहले अगर टेलीविज़न की जानिब आना है, जैसे आपने अखबारात की बात की और हमने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी, अगर आपने सेटेलाइट चैनल की जानिब जाना है तो भी आप अपनी तैयारी अपने सोशल मीडिया चैनल से कर सकते हैं, जो आपके अपने हाथ में, बिल्कुल बिल्कुल, बजाय इसके कि आप किसी के पास जा रहे हो। आप अपने टैलेंट को खुद जज करें। मैं आया स्पोर्ट्स पे बात ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ, मैं पॉलिटिक्स पे कर सकता हूँ, मेरी अपनी सोच क्या है, मेरे अंदर क्या चीज़ पाई जाती क्या है है मेरी जिसमें मैं कर सकता और हूँ। उसके ऊपर अपना प्रोग्राम करें। आप देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, आई मे बी रॉन्ग, लेकिन आप माशाल्लाह चूँकि इस उसमें हैं काम में, मैंने देखा कि जितने बड़े एंकर्स नए या पुराने या जो पुराने हो गए और किसी एक्टिव मीडिया हाउस के साथ काम नहीं कर रहे, उन सब ने अपने अपने चैनल्स खोल लिए हैं YouTube, और उस पर ज़्यादा उनकी व्यूअरशिप आ रही है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखेंगे आने वाले वक्तों में ये बस यही चलेगा और लोगों को अपनी ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी, ताकि लोग उनको देखें, सुने, इंस्पायर हों, एंटरटेन हों, वॉट एवर द फील्ड इज़, इन्फॉर्म रहें। अच्छा, अब नसीम भाई कोई आखिरी बात कहना चाहें हमारे नौजवानों के लिए, यूथ के लिए एज जनरल, कि व्हाट शुड दे लुक फॉरवर्ड, क्या करें? आपको पता है कि यूथ आजकल एक हमारी पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है और ये ब्लेसिंग भी है उस वक्त जब हम उनसे गेनफुली कुछ काम ले सकें, प्रोडक्टिव उनकी डिप्लॉयमेंट प्लेसमेंट्स हों, कंट्रीब्यूट करें इकॉनमी में, कंट्रीब्यूट करें सर्विस सेक्टर में, कंट्रीब्यूट करें प्राइवेट सेक्टर में। तो कोई ऐसी चीज़ जो आप समझते हैं कि आपकी ज़िंदगी में आपका कोई ऐसा तजुर्बा, कोई ऐसी कहानी जिसको सुन के कोई किसी को मोटिवेशन मिल जाए? देखिए ज़िंदगी में ऐसी कहानियाँ तो कई सारी होती हैं, बहुत सारी होती हैं कि जो मोटिवेशन का सबब बनती हैं। अब मैं उसमें अपने बच्चों से तो सिर्फ एक ही बात ये करना चाहूँगा कि मैं इंसान कैसे बड़ा होता है। आप
शाहरुख खान के बारे में अगर जी, आपकी इजाज़त जी, हो जी, तो ज़रूर, मैं एक छोटी सी मोटिवेशन ज़रूर, एक तो मैं 2 चीज़ें तो कहूँगा। सबसे पहले तो भाई ज़िंदगी में एक बात अपने जहन में बसा लें, और वो आपकी सिंपल सी है कि आपके माँ बाप और आपके बड़े, रिस्पेक्ट बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ज़िंदगी में गिव अप होता है। जब आपने उस एज में जाना ही जाना है, अल्लाह करे कि आप उस एज में भी जाएं, तो अब ज़िंदगी में जितनी आप अपने माँ बाप और बड़ों की रिस्पेक्ट करेंगे, उनका सुनेंगे, क्योंकि वो आपको बेहतर फैसला, आपको भी पता होता है कौन आपको सही राय देगा, कौन सही राय नहीं देगा। तो जो बड़े की राय है उसका एहतराम कीजिएगा। आप भले आर्गूमेंट में, वो माँ बाप तो सबसे पहले आपको मानेंगे कि भाई आप सही कह रहे हैं आपने, लेकिन अगर उन्होंने आपसे कहा कि मान लें तो मान लें, वो आपके हक में बेहतर होगा। चले हाँ, बिल्कुल आपकी बात ये है कि एक अच्छा इंसान होना बड़ा ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। अच्छा इंसान, एक सच्चा आदमी, और जो इज़्ज़त करना जानता है, इज़्ज़त देना जानता है। नसीम भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सईद भाई, ऑनर। इट्स बीन अ प्लेजर टू यू एज अ गेस्ट ऑन आवर पॉडकास्ट, और उम्मीद करता हूँ कि किसी और मौके पे जब आपके पास वक्त होगा आपसे कुछ और बातें करेंगे इंशाल्लाह। सईद भाई, जब आपका हुक्म हो, मैं आपके लिए हमेशा हाजिर। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। थैंक यू।